ईरान के नातांज परमाणु सेंटर में रोज की तरह बहुत ही गुप्त तरीके से यूरेनियम 235 तैयार करने का काम चल रहा है। वैज्ञानिक और इंजीनियर्स इस फैसिलिटी में लगे सेंट्रीफ्यूज के रोटर्स की स्पीड को 90,000 आरपीएम पर स्टेबलाइज करने का प्रयास कर रहे हैं। परमाणु ऊर्जा और हथियारों दोनों को ही बनाने के लिए जिस प्रकार के यूरेनियम की आवश्यकता होती है, उसको तैयार करने के लिए रोटर्स का ठीक इसी गति पर घूमना आवश्यक होता है और ईरान के ये इंजीनियर्स और वैज्ञानिक पिछले 2 सालों से इसी गति को प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। 2008 की सुबह से एक दिन पहले तक भी इस ईरानी फैसिलिटी में सब कुछ ठीक ठाक ही चल रहा था, लेकिन आज की सुबह अचानक एक के बाद एक कई सेंट्रीफ्यूज क्रैश करने लगते हैं। ईरानियों को लगता है कि यह किसी प्रकार का मैकेनिकल फेलियर है, जो एक अच्छी खासी संभावना भी थी, क्योंकि ईरानी आज भी P1 सेंट्रीफ्यूज का इस्तेमाल कर रहे थे, जिनको उन्होंने पाकिस्तान के रोग वैज्ञानिक AQ खान से खरीदा था। अभी ईरानी इंजीनियर्स क्रैश हुए सेंट्रीफ्यूज की मरम्मत में लगे ही होते हैं कि एक हफ्ते बाद कई और सेंट्रीफ्यूज क्रैश कर जाते हैं और इस बार ईरानियों को लगता है कि ये सब शायद उनके असेंबली लेआउट की वजह से हो रहा है। 2006 में जब ईरान ने यूरेनियम तैयार करने का काम दोबारा शुरू किया था, तो अपनी पूरी असेंबली को एक छत के नीचे सेटअप करने के बजाय उसको कई छोटी छोटी शॉप्स में डिवाइड कर दिया था, जिससे कि पूरे ऑपरेशन को दुनिया की नजरों से छुपा के रखा जा सके। असल में ईरान अपनी उस गलती को दोबारा नहीं दोहराना चाहता था, जिसके चलते अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसे अच्छी खासी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा था। 2003-2004 में IAEA के इंस्पेक्टर्स ने ईरान की एक घड़ी बनाने वाली फैक्ट्री के अंदर परमाणु सेंट्रीफ्यूज की एक विशालकाय असेंबली का पर्दाफाश किया था, जिसके परिणाम स्वरूप ईरान को अपना परमाणु प्रोग्राम बंद करना पड़ गया था। लेकिन आज लगभग 4 साल बाद 2008 में जब नातांज फैसिलिटी में एक के बाद एक सेंट्रीफ्यूज क्रैश कर रहे थे, तो ईरानियों को लग रहा था कि ये सब शायद स्पेयर पार्ट्स की खराब क्वालिटी की वजह से हो रहा है, या फिर शायद उनकी किस्मत ही उनका साथ नहीं दे रही है। लेकिन क्या सच में वास्तविकता यही थी? क्या वाकई ये सब अपने आप हो रहा था या फिर करवाया जा रहा था? क्या हजारों मील दूर से नातांज में लगे इन सेंट्रीफ्यूज को कंट्रोल किया जा सकता था? बिना ईरानियों को सचेत किए केवल एक कंप्यूटर कोड से क्या पूरे ईरान में कहर बरपाया जा सकता था? ये कुछ ऐसे सवाल थे जो दुनिया के पहले और सबसे एडवांस साइबर कोवर्ट ऑपरेशन को जन्म देने वाले थे। इस ऑपरेशन के तहत अमेरिका और इजराइल दोनों साथ मिलकर ईरान की परमाणु महत्वाकांक्षाओं का गला घोटने के लिए अब तक का सबसे घातक वायरस हथियार तैयार करने वाले थे। ईरान की नातांज फैसिलिटी को अपंग बनाने वाले इस ऑपरेशन को नाम दिया गया था ऑपरेशन ओलंपिक गेम्स। नमस्कार, जय मां भारती। साल 2006 में अमेरिका और यूरोप के साथ सारी नेगोशिएशंस फेल हो जाने के बाद ईरान अपने बलबूते पर ही अपने परमाणु प्रोग्राम को एक बार फिर से शुरू कर देता है। इसी दौरान अमेरिका के उस समय के राष्ट्रपति महमूद अहमदनेजाद वेस्ट और इजराइल को जलाने के लिए नातांज फैसिलिटी में पत्रकारों का एक दौरा भी बुलाते हैं। इस दौरे में वो पत्रकारों को बताते हैं कि इस फैसिलिटी को 50,000 से भी ज्यादा सेंट्रीफ्यूज रखने के लिए बनाया जा रहा है। अब एक ऐसा देश जिसके पास केवल एक ही परमाणु फैसिलिटी हो और जो अपना परमाणु फ्यूल रशिया से खरीदता हो, यदि ऐसा देश अपने परमाणु इरादों को सिविलियन ऊर्जा प्रोजेक्ट का नाम देता है, तो इसके ऊपर विश्वास करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और विश्वास की ये कमी ही ईरान की एक बहुत बड़ी समस्या थी, क्योंकि ये 50,000 सेंट्रीफ्यूज जिनके ऊपर ईरान करोड़ों डॉलर्स खर्च कर रहा था, इनसे इतना ज्यादा फ्यूल पैदा होने वाला था जिसका इस्तेमाल ईरान ऊर्जा उत्पादन के लिए अगले 10 सालों में भी नहीं कर सकता था। लेकिन हाँ, एक चीज ऐसी थी जिसके लिए इतने फ्यूल का इस्तेमाल हो सकता था, वो चीज थी परमाणु हथियार। अब यदि इस बात में जरा सी भी सच्चाई थी, तो एक देश ऐसा था जो ऐसा होने नहीं दे सकता था। एक देश ऐसा था जिसने कसम खा रखी थी कि वो किसी भी कीमत पर ईरान को एक परमाणु ताकत नहीं बनने देगा। दिसंबर 2005 में इजराइल की इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाद उस समय के प्रधानमंत्री एरियल शरोन को एक रिपोर्ट सौंपती है। इस रिपोर्ट में दावा किया जाता है कि अगले 2 से 4 सालों के अंदर अंदर ईरान परमाणु हथियार बनाने में सफल हो जाएगा। इस रिपोर्ट को आधार बनाते हुए मार्च 2006 में एरियल शरोन अपनी फौज को आदेश दे देते हैं कि ईरान की यूरेनियम एनरिचमेंट साइट्स के ऊपर स्ट्राइक्स करने के लिए तैयारी शुरू कर दी जाए। ईरान के इस परमाणु प्रोग्राम को लेकर इजराइल कितना ज्यादा गंभीर था, इसका
अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि दिसंबर 2006 आते आते उसकी स्पेशल फोर्सेस अटैक करने की सबसे एडवांस स्टेज में पहुंच चुकी थी। स्टेज जिसे इजरायली फौज की भाषा में स्टेज जी कहा जाता है। ईरान के ऊपर स्ट्राइक्स को आखिरी ऑप्शन की तरह देखते हुए इजराइल अपने प्लान्स के बारे में अमेरिका को जानकारी दे देता है, जहां उस समय जॉर्ज बुश जूनियर व्हाइट हाउस में विराजमान थे। जब बुश को ठीक से समझाया जाता है कि ईरान के ऊपर स्ट्राइक करने को लेकर इजराइल कितना ज्यादा गंभीर है, तो उनकी भी नींदें उड़ जाती हैं। पहले से ही अफगानिस्तान और इराक में युद्ध लड़ रहे जॉर्ज बुश अब एक और युद्ध का हिस्सा ना ही बनना चाहते थे और ना ही वो ऐसा अफोर्ड कर सकते थे। उस समय इजराइल और ईरान के बीच युद्ध अमेरिका की मिडिल ईस्ट पॉलिसी के ऊपर पूरी तरह पानी फेर सकता था और इसीलिए कुछ भी करके बुश इजराइल को ये स्ट्राइक्स करने से रोकना चाहते थे। दूसरे कार्यकाल में काम कर रहे जॉर्ज बुश अपनी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कॉन्डोलीसा राइस और अपने नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर स्टीफन हेडली को मीटिंग के लिए बुलाते हैं और उनसे कहते हैं, इस समय ईरान के संबंध में मुझे केवल दो ही रास्ते दिखाई पड़ रहे हैं। पहला यह कि मैं इजराइल को उनके ऊपर बॉम्ब्स गिराने दूं, या फिर दूसरा यह कि इजराइल को रोकने के लिए एक और युद्ध लड़ूं, और मैं ये दोनों ही रास्ते चुनना नहीं चाहता। हमें कुछ भी करके जल्द से जल्द एक तीसरा रास्ता ढूंढना ही होगा। ये तीसरा रास्ता ढूंढने का जिम्मा सौंपा जाता है अमेरिका की इंटेलिजेंस एजेंसी NSA और अमेरिकन मिलिट्री की परमाणु शाखा यूएस स्ट्रेटेजिक कमांड USSC को। जहां NSA देश विदेश से इंटेलिजेंस इकट्ठी करने का काम करती थी, वहीं USSC अमेरिका के परमाणु हथियारों को सुरक्षित रखने के लिए जिम्मेदार थी। ईरान के परमाणु प्रोग्राम को पटरी से उतारने के लिए USSC के कमांडर जनरल जेम्स कार्टराइट एक छोटी सी साइबर यूनिट की स्थापना करते हैं, जिसको आगे चल के दुनिया यूनाइटेड स्टेट्स साइबर कमांड के नाम से जानने वाली थी। इसके बाद अमेरिका की यूएस साइबर कमांड, NSA और इजराइल की सिगेंट इंटेलिजेंस सर्विस यूनिट 8200, ये तीनों एजेंसी साथ मिलकर ऑपरेशन ओलंपिक गेम्स के ऊपर काम करना शुरू कर देती हैं। इस ऑपरेशन का उद्देश्य नातांज फैसिलिटी के ऊपर साइबर अटैक्स करके ईरान के परमाणु प्रोग्राम को जितना पीछे हो सके उतना पीछे धकेलना था। अमेरिका अच्छे से जानता था कि यह ऑपरेशन बिना इजराइल की मदद के कभी भी सफल नहीं होने वाला। इजराइल नातांज में चल रहे ईरान के परमाणु ऑपरेशंस के ऊपर काफी ज्यादा डीप इंटेलिजेंस इकट्ठी कर चुका था और यही इंटेलिजेंस इस ऑपरेशन में अत्यंत उपयोगी साबित होने वाली थी। दुनिया के इस पहले साइबर वॉर ऑपरेशन के तहत ईरान की नातांज फैसिलिटी को ठीक वैसे ही टारगेट किया जाना था जैसे कि एक गाइडेड मिसाइल अपने टारगेट को हिट करती है। इस अटैक का केंद्र ईरान के सेंट्रीफ्यूज प्लांट्स होने वाले थे और अमेरिका इजराइल अपने साइबर फिंगरप्रिंट्स भी पीछे नहीं छोड़ सकते थे। इन गाइडलाइंस के ऊपर काम करते हुए जल्द ही एक प्लान भी तैयार कर लिया जाता है। इस प्लान के तहत सबसे पहले एक बीकन कंप्यूटर कोड तैयार किया जाना था, एक ऐसा कोड जिसे नातांज के कंप्यूटर सिस्टम्स में प्लांट करके वहां के ऑपरेशंस को मैप किया जा सके और यह भी समझा जा सके कि ईरानी अपने सेंट्रीफ्यूज को कैसे कंट्रोल करते हैं। इसके अलावा इस कोड को नातांज प्लांट की स्ट्रक्चर और डेली ऑपरेशंस के ऊपर जानकारी इकट्ठी करके इस सारी जानकारी को वापस NSA हेडक्वार्टर्स भी भेजना था। इस कोड का सबसे महत्वपूर्ण काम होने वाला था सेंट्रीफ्यूज से जुड़े PLCs यानी कि प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर्स को समझना। ये PLCs स्पेशलाइज्ड कंप्यूटर्स थे जो सेंट्रीफ्यूज के रोटर की गति के साथ साथ उसके सभी ऑपरेशंस को कंट्रोल करते थे। लेकिन उधर ईरान भी अपने इन सेंट्रीफ्यूज को लेकर काफी ज्यादा सतर्क चल रहा था, क्योंकि इससे पहले 2 बार भी अमेरिका उसके सेंट्रीफ्यूज को टारगेट कर चुका था। कुछ साल पहले CIA ने टर्की से नातांज को जाने वाली पावर सप्लाई को सैबोटेज कर दिया था, जिसके परिणाम स्वरूप ईरान के कई सेंट्रीफ्यूज में शॉर्ट सर्किट हो गया था। दूसरी बार ईरान को जाने वाले वैक्यूम पंप्स के कंसाइनमेंट का रास्ता बदल CIA ने उनमें जानबूझकर छोटे मोटे डिफेक्ट्स डाल दिए थे। यही कारण था कि अब ईरान ने अपने सेंट्रीफ्यूज के चारों तरफ एक एयर गैप बनाकर रखा हुआ था, जिसका मतलब यह था कि इन सेंट्रीफ्यूज को कंट्रोल करने वाले कंप्यूटर सिस्टम्स किसी भी प्रकार के नेटवर्क से कनेक्टेड नहीं थे। इन कंप्यूटर्स को एक्सेस करने के लिए किसी भी वैज्ञानिक, इंजीनियर या टेक्नीशियन के पास प्लांट के अंदर जाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं होता था। अपने सेंट्रीफ्यूज को ले ईरान की अति सावधानी ही कारण थी कि अब अमेरिका और इजराइल के सामने 2 बड़े चैलेंजेस थे। पहला इस एयर गैप को ढांपना और दूसरा अपने बीकन कोड को नातांज के कंप्यूटर्स में प्लांट करना। और यही नातांज के ऊपर मोसाद द्वारा इकट्ठी की गई सालों की इंटेलिजेंस काम आने वाली थी।
अमेरिका और इजराइल के पास अपने इस वायरस को नातांज फैसिलिटी के अंदर पहुंचाने का एकमात्र रास्ता था वहां काम करने वाले इंजीनियर्स और वैज्ञानिक। कई सालों की मेहनत के बाद मोसाद ईरान के कई महत्वपूर्ण परमाणु और मिसाइल प्रोजेक्ट्स को इन्फिल्ट्रेट कर चुका था, उनके अंदर अपने इन्फॉर्मेंट्स यानी कि जासूस प्लांट कर चुका था। अपने इन्हीं जासूसों की मदद से जल्द ही मोसाद टारगेट्स की एक सूची तैयार कर लेती है जिनमें नातांज में काम करने वाले इंजीनियर्स, वैज्ञानिकों और कुछ टेक्नीशियंस के नाम मौजूद थे। ईरानियों के अलावा इस सूची में जर्मन कंपनी सीमेंस के कुछ इंजीनियर्स के नाम भी डाले गए थे। असल में नातांज में जो सेंट्रीफ्यूज लगे हुए थे उनको कंट्रोल करने वाले पीएलसीज को ईरान ने सीमेंस से ही खरीदा था। अब अमेरिका तो जर्मनी के साथ अपने अच्छे रिश्तों की दुहाई देते हुए सीमेंस को इन्फिल्ट्रेट करने से मना कर देता है, लेकिन इजराइल को इस बात से जरा सी भी परेशानी नहीं थी और जल्द ही मोसाद सीमेंस के ऐसे इंजीनियर्स को टारगेट करना शुरू कर देती है जिनके पास नातांज की एक्सेस थी। लेकिन अभी मोसाद सीमेंस के इंजीनियर्स के ऊपर सर्वेलेंस करना शुरू ही करती है कि उधर अति सावधान चल रहा ईरान सीमेंस के इंजीनियर्स को नातांज से पूरी तरह बैन कर देता है। अब इस वायरस को नातांज फैसिलिटी के अंदर कैसे पहुंचाया जाए, वहां के पीएलसीज में कैसे प्लांट किया जाए, एक तरफ सीआईए और मोसाद तो इसके ऊपर काम कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ यूएस साइबर कमांड, एनएसए और यूनिट 8200 वायरस के डेवलपमेंट के ऊपर काम करना शुरू कर चुके थे। लेकिन बात जब इस वायरस के टेस्टिंग की आती है तो बिल्कुल वैसे ही P1 सेंट्रीफ्यूज की आवश्यकता थी जिनका इस्तेमाल ईरान वर्तमान में कर रहा था और यही अमेरिका और इजराइल के लिए एक बहुत बड़ी समस्या थी। असल में ये P1 सेंट्रीफ्यूज आउटडेटेड हो चुके थे, कोई भी दूसरा देश इनका इस्तेमाल नहीं करता था, यहां तक कि इनका निर्माण भी बंद हो चुका था। अब इसे ईरान की बुरी किस्मत कहें या फिर अमेरिका और इजराइल की अच्छी किस्मत के इन दोनों को इस समस्या के समाधान के लिए भी ज्यादा दूर नहीं जाना पड़ता। असल में 2003 में ईरान के परमाणु प्रोग्राम को बंद करने के बाद आईएईए ने जहां ईरान के कई सारे P1 सेंट्रीफ्यूज को जब्त कर लिया था, वहीं ईरान कई हजार सेंट्रीफ्यूज को छुपाकर रखने में सफल रहा था और आज भी इन्हीं सेंट्रीफ्यूज का इस्तेमाल कर रहा था। क्योंकि 2003 में आईएईए के पास इतने सारे सेंट्रीफ्यूज रखने की कोई जगह नहीं थी, इसलिए इन सभी को अमेरिका के टेनेसी में स्थित ओक रिज नेशनल लेबोरेटरी में रखवा दिया गया था। इनमें से कई सेंट्रीफ्यूज 2006 में भी एज इट इज लकड़ी के बॉक्सेस में सील्ड थे, जिनके ऊपर आज भी खान रिसर्च लेबोरेटरीज की सील लगी हुई थी। इन सेंट्रीफ्यूज को हासिल करने के लिए सीआईए कुछ नकली एनवायरमेंटल कंपनीज खड़ी करती है और डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग के नाम पर कुछ सेंट्रीफ्यूज को लैब से बाहर निकलवाने में सफल भी हो जाती है। एनएसए, यूएस साइबर कमांड और यूनिट 8200 द्वारा संतोषजनक टेस्टिंग के बाद इस वायरस के ऊपर ओके टेस्टेड की मोहर लगा दी जाती है, जिसके बाद ऑपरेशन ओलंपिक गेम्स अपने आखिरी चरण में पहुंच जाता है। इस चरण के तहत इस वायरस को नातांज के अंदर इम्प्लांट किया जाना था। मोसाद ने नातांज में काम करने वाले कई वैज्ञानिकों, इंजीनियर्स और टेक्नीशियंस के ऊपर दिन रात सर्वेलेंस रखी हुई थी। इसी सर्वेलेंस के दौरान मोसाद को पता चलता है कि सेंट्रीफ्यूज से जुड़े पीएलसीज के सॉफ्टवेयर को समय समय पर अपडेट किया जाता है और इसके लिए नातांज में काम करने वाले इंजीनियर्स अपने लैपटॉप्स का ही इस्तेमाल कर रहे हैं, लैपटॉप्स जिन्हें वो बिना किसी रोक टोक अपने घर भी ले जाते हैं। कुछ हफ्तों तक नातांज के इंजीनियर्स की सर्वेलेंस करने के बाद मोसाद के अंडरकवर एजेंट्स जो कई सालों से ईरान में ही काम कर रहे थे, एक रात एक ही समय कुछ इंजीनियर्स के घरों में घुसते हैं और पेन ड्राइव्स की सहायता से इस वायरस को उनके लैपटॉप्स में प्लांट कर देते हैं। इसके बाद आने वाले कुछ दिनों में इन ईरानी इंजीनियर्स में से कई अपने लैपटॉप्स को नातांज में लगे पीएलसीज के साथ कनेक्ट करते हैं और इस तरह अमेरिका इजराइल द्वारा तैयार किया गया ये दुनिया का पहला डिजिटल हथियार ईरान की सबसे ज्यादा सुरक्षित बिल्डिंग के अंदर पहुंच चुका होता है। इस वायरस को मुख्यतः 3 काम करने के लिए डिजाइन किया गया था। पहला, नातांज में चल रहे एनरिचमेंट ऑपरेशन और असेंबली की सभी डिटेल्स को रिकॉर्ड करना और एनएसए तक पहुंचाना। दूसरा, नातांज में लगे सेंट्रीफ्यूज के कंट्रोल को एनएसए के हाथों में ट्रांसफर करना और तीसरा, जब भी अमेरिका इजराइल द्वारा सेंट्रीफ्यूज में गड़बड़ की जाए तो ऐसा दिखाना जैसे कि यह गड़बड़ नेचुरल कारणों से हुई है। यह तीसरा हिस्सा इस वायरस का सबसे जीनियस फीचर साबित होने वाला था। अटैक से पहले कई हफ्तों तक ये वायरस इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स को रिकॉर्ड करता रहता है जो ये दर्शा रहे थे कि ईरानी सेंट्रीफ्यूज बिल्कुल सामान्य रूप से ऑपरेट कर रहे हैं। नातांज के एनरिचमेंट ऑपरेशंस को समझने के बाद ये वायरस कई सेंट्रीफ्यूज को पूरी तरह अपने कंट्रोल में ले लेता है और फिर अपना काम करना शुरू कर देता है। जहां ये वायरस कुछ सेंट्रीफ्यूज की गति को एकदम से बढ़ा देता है तो वहीं कुछ में अचानक ब्रेक मार देता है। नातांज के प्लांट ऑपरेटर्स को कुछ भी समझ में नहीं आता कि ये आखिर हो क्या रहा है, क्योंकि
क्योंकि ना ही प्लांट की वार्निंग लाइट्स जल रही थी और ना ही कोई सायरन्स या अलार्म बेल्स बज रही थी। अगर कुछ दिखाई या सुनाई दे रहा था तो वो ये कि सेंट्रीफ्यूज अचानक व्याकुल हो रहे हैं और फिर अपने आप एक एक कर जोर जोर से फट रहे हैं। ऑपरेशन ओलंपिक गेम्स बिल्कुल वैसे ही काम करना शुरू कर चुका था जैसा कि उसका निर्धारित उद्देश्य था। जैसे ही नातांज में लगा कोई सेंट्रीफ्यूज फेल होता तो ईरानी उससे जुड़ी सभी 164 मशीनों को बंद कर देते और उनमें सैबोटाज की आशंका की जांच करना शुरू कर देते। कुछ ही महीनों के अंदर ईरान के विज्ञान जगत में एक दूसरे के ऊपर उंगलियां उठनी शुरू हो जाती हैं और ईरानी सरकार एक के बाद एक कई बड़े वैज्ञानिकों और इंजीनियर्स को नौकरियों से भी निकाल देती है। बिल्कुल वैसा ही हो रहा था जैसा कि अमेरिका और इजराइल चाहते थे। ईरान अपने ही हाथों अपने परमाणु प्रोग्राम को डिले करना शुरू कर चुका था। 2009 आते आते अमेरिका में राष्ट्रपति तो बदल जाता है, लेकिन ऑपरेशन ओलंपिक गेम्स ऐसे ही चलता रहता है। जॉर्ज बुश जाते जाते बराक ओबामा से आग्रह करते हैं कि वो इस ऑपरेशन को बंद ना करें और बराक ओबामा भी ऐसे ही करते हैं। यह ऑपरेशन बिल्कुल सुचारू तरीके से चल ही रहा था कि तभी 2010 में एक समस्या आन खड़ी होती है, एक बड़ी, बहुत ही बड़ी समस्या। 2010 की गर्मियों की शुरुआत में अमेरिका और इजराइल को पता चलता है कि उनके इस वायरस की कई सारी कॉपीज इंटरनेट के ऊपर पूरी दुनिया में घूमती फिर रही हैं, जिनमें से सबसे ज्यादा ईरान, इंडिया और इंडोनेशिया में मौजूद हैं। आखिर ऐसा कैसे हो सकता था? एक ऐसा वायरस जिसे खास तौर पर एक परमाणु फैसिलिटी को टारगेट करने के लिए बनाया गया था, इस प्रकार का एक बेहद खतरनाक वायरस एक ट्रेंडिंग वीडियो गेम की तरह इंटरनेट के ऊपर सर्कुलेट क्यों कर रहा था? असल में CIA, मोसाद, NSA और यूनिट 8200 जैसी दिग्गज एजेंसीज ये मानकर चल रही थीं कि वो सारे इफ्स एंड बट्स का एनालिसिस कर चुकी हैं, लेकिन वास्तविकता में वो एक बहुत ही सिंपल सी बात के ऊपर गौर करना भूल गई थीं। इनमें से किसी ने भी ये नहीं सोचा था कि नातांज के वो इंजीनियर जिनके लैपटॉप द्वारा इस वायरस को फैसिलिटी में प्लांट किया गया था, उन लैपटॉप्स को इंजीनियर्स अपने घर भी तो ले जाते हैं। भले ही नातांज फैसिलिटी के अंदर इंटरनेट ना हो, लेकिन इंजीनियर्स के घर पे तो इंटरनेट होगा ही। अपने घर पर तो ये अपने लैपटॉप्स को इंटरनेट से कनेक्ट करते ही होंगे। ईरानी इंजीनियर्स की वही असावधानी जिसके चलते ये कोड नातांज के अंदर पहुंचा था, ठीक उसी असावधानी की वजह से हजारों लाइनों का ये कोड अब इंटरनेट के ऊपर सर्कुलेट हो रहा था। जिस कोड के ऊपर अमेरिका और इजराइल 120 मिलियन डॉलर्स खर्च कर चुके थे, अब उसको दुनिया के किसी भी कोने में कोई भी व्यक्ति बिल्कुल मुफ्त में डाउनलोड कर सकता था। इस एक्सपोजे को लेकर इजराइल को तो कोई खास फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अमेरिका के अंदर एक राजनीतिक भूचाल आ जाता है। CIA और पेंटागन में एक के बाद एक हाई लेवल मीटिंग्स की बाढ़ सी आ जाती है। कुछ ही हफ्तों के अंदर अंदर दुनिया के जाने माने अखबारों में इस ऑपरेशन के ऊपर स्टोरीज छपना शुरू हो जाती हैं और दुनिया के सबसे घातक डिजिटल हथियार को एक नाम भी दे दिया जाता है, स्टक्सनेट। एक नाम जो इस वायरस के कोड में इस्तेमाल किए गए अलग अलग कीवर्ड्स का संगम था, लेकिन वास्तव में इस शब्द का कोई मतलब नहीं था। जब तक ये वायरस दुनिया के सामने आया और ईरान को पता चला कि उसकी फैसिलिटी में कहर बरपाने वाला कोई मैकेनिकल या ऑपरेशनल एरर नहीं है, बल्कि उसके सेंट्रीफ्यूज को फेल करने वाला एक अमेरिकन इजरायली मेड वायरस है, तब तक उसके 20% सेंट्रीफ्यूज बर्बाद हो चुके थे। स्टक्सनेट के इंटरनेट के ऊपर लीक हो जाने के बाद भी, इसके ऊपर ग्लोबल मीडिया में एक के बाद एक कई स्टोरीज छप जाने के बाद भी अमेरिका और इजराइल ओलंपिक गेम्स को बंद नहीं करते। ऑपरेशन को बंद करने के बजाय इस कोड के एरर्स को फिक्स करके जल्द ही इसका एक इंटरनेट प्रूफ वर्जन तैयार कर लिया जाता है और ईरान की परमाणु साइट्स को टारगेट करना जारी रखा जाता है। ये वायरस लीक हो जाने के बाद अब तक पूरी दुनिया के सामने एक बहादुर चेहरा प्रस्तुत कर रहे ईरान को आखिरकार डर सताने ही लगता है। ईरान को डर सताने लगता है कि अमेरिका और इजराइल उसके दूसरे मिलिट्री संस्थानों को भी साइबर अटैक्स का निशाना बना सकते हैं और इसी डर के चलते ईरान अपनी नातांज फैसिलिटी को कुछ समय के लिए पूरी तरह बंद कर देता है।